नमस्कार, आप देख रहे हैं जरा देश में हूं आपके साथ प्राची सिंह। स्वागत है आपका शख्सियत के प्रोग्राम में, जहां हम हर दिन आपको एक नई शख्सियत की कहानी से रूबरू कराते हैं। जी हां, आज के शख्सियत के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस जी की। सुभाष चंद्र बोस एक भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे, जिनकी भारत के प्रति देशभक्ति ने करोड़ों भारतीयों के दिलों में अपनी छाप छोड़ी। आज उन्हें आजाद हिंद फौज के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है और साथ ही आजादी हासिल करने के लिए उनका प्रसिद्ध नारा भी रह चुका है, जो कि कुछ इस तरह है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस नारे की गूंज से ही सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी के विचार से उलट एक बिल्कुल ही निर्भीक और ज्यादा साहसी कदम उठाने वाले नेता के रूप में जाना जाने लगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा राज्य के कटक नामक जगह में हुआ था और 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में जलने से और उससे लगी चोटों से पीड़ित होने के बाद ताइवान के एक अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी। मगर आज भी नेताजी से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जिनके बारे में काफी लोगों को मालूम ही नहीं है। तो आइए आज विस्तार में जानते हैं नेताजी के जीवन से जुड़े ऐसे ही कुछ अनसुनी और अनजानी बातों को, जिनके बारे में शायद ही आप लोगों को मालूम हो। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक ओडिशा राज्य में जानकी नाथ बोस और प्रभावती देवी के घर हुआ था। सुभाष 8 भाई और 6 बहनों में 9वीं संतान थे। नेताजी के पिता जानकी नाथ बोस कटक के एक संपन्न और सफल वकील थे और उन्होंने राय बहादुर की उपाधि भी प्राप्त की थी। बाद में आगे चल के वे बंगाल विधान परिषद के सदस्य भी बने। कोलकाता में मौजूद एक यूरोपियन स्कूल में अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद साल 1909 में 12 साल की उम्र में सुभाष चंद्र बोस ने अपने 5 भाई के साथ कटक के रैंशो कॉलेजिएट स्कूल में पढ़ाई की। यहाँ इस स्कूल में बंगाली और संस्कृत भी पढ़ाया जाता था, जिनसे नेताजी के अंदर भी वेदों और उपनिषेदों जैसे हिंदू शास्त्रों के विचार ने भी जगह बनाई, जिनके बारे में आम तौर पे घरों में बात ही नहीं की जाती थी। हालांकि सुभाष चंद्र बोस की पश्चिमी शिक्षा तेजी से जारी रही, साथ ही उन्होंने भारतीय कपड़े पहनना और धार्मिक अटकलों में संलग्न होना भी शुरू कर दिया था। उस समय नेताजी ने अपनी मां को लंबे पत्र लिखे, जिसमें बंगाली रहस्यवादी रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद के विचार, साथ ही बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ, जो कि उस समय युवा हिंदू पुरुषों के बीच काफी लोकप्रिय था, जो कि विचारों से भरे हुए होते थे। और ऐसे ही धीरे धीरे उनमें देशभक्ति ने जगह बना ली और साथ ही उन्होंने चित्तरंजन दास को ही अपना राजनैतिक गुरु भी माना था। उन्होंने स्वयं अखबार स्वराज को शुरू किया। दास अखबार फॉरवर्ड का संपादन किया करते थे और उन्होंने एक महापौर के रूप में दास के कार्यकाल में कोलकाता नगर निगम के CIO के रूप में भी काम किया। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने कोलकाता के छात्रों, युवाओं और मजदूरों को जागरूक रहने के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत देश को एक आजाद, स्वतंत्र, संघीय और गणतंत्र राष्ट्र के रूप में देखने के अपने संघर्ष और इंतजार में वो एक करिश्मई और तेज तर्रार युवा प्रति सुभाष चंद्र बोस के परिवार में उनके पिता, उनकी माता, उनके 7 भाई, 6 बहन, उनकी पत्नी और उनकी बेटी मौजूद है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 14 बच्चों वाले परिवार में हुआ था, जिसमें वे 9वें बच्चे थे।
उन्हें अपने सभी भाई बहनों के साथ कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल, जिसे अब स्टीवर्ट हाई स्कूल कहा जाता है, उसमें भर्ती कराया गया। सुभाष चंद्र बोस ने बैप्टिस्ट मिशन द्वारा संचालित इस स्कूल में साल 1909 तक अपनी शिक्षा जारी रखी और फिर रैंसो कॉलेजिएट स्कूल में स्थानांतरित हो गए। सुभाष चंद्र बोस हमेशा से ही मेधावी छात्र रहे। उन्होंने साल 1913 में आयोजित मैट्रिक परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया था और जिसके बाद उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने एक छोटी अवधि के लिए अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से दर्शन शास्त्र में बीए पास किया। वो स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे और एक छात्र के रूप में अपने देशभक्ति के उत्साह के लिए भी काफी जाने जाते थे। जहां बॉस ने अपने एक प्रोफेसर को उनकी नस्लवादी टिप्पणियों के लिए पीटा, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार की नजर में उन्हें एक विद्रोही भारतीय रूप में बदनाम कर दिया गया। हालांकि बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इस तथ्य के लिए अपील की कि उन्होंने इस मामले में कोई भाग नहीं लिया था, लेकिन केवल एक दर्शक थे, जिसके कारण बाद में उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। इस घटना ने उनके अंदर विद्रोही भावना की एक मजबूत भावना प्रज्वलित किया। बाद में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय में स्कॉटिश चर्च कॉलेज में प्रवेश लिया और साल 1918 में यहाँ से दर्शन शास्त्र में बीए की डिग्री प्राप्त की। इन सब के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपने पिता से वादा किया था कि वो भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा देंगे, जिसके लिए उनके पिता ने उनके लिए उस समय 10,000 रुपए आरक्षित किए थे। फिर उन्होंने अपने भाई सतीश के साथ लंदन में रहकर इस परीक्षा की तैयारी की। फलस्वरूप उन्होंने सफलतापूर्वक आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसमें बोस को अंग्रेजी में सर्वोच्च अंक के साथ चौथा स्थान मिला। शुरुआती समय में सुभाष चंद्र बोस ने कोलकाता में कांग्रेस के एक सक्रिय सदस्य चित्तरंजन दास के नेतृत्व में काम शुरू किया। ये चित्तरंजन दास ही थे जिन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ कांग्रेस छोड़ दी और बाद में साल 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। बॉस भी उसमें एक रूप में उभरे। साथ ही संगठन के विकास में उनकी महान क्षमताओं के लिए कांग्रेस पार्टी के भीतर उनकी काफी प्रशंसा की गई। साथ ही इस दौरान अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए नेताजी को कई बार जेल भी जाना पड़ा। फिर साल 1928 में कांग्रेस के गुवाहाटी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के पुराने और नए सदस्यों के बीच मतभेद सामने आया। युवा नेता पूर्ण शासन और बिना किसी समझौते की आजादी चाहते थे, जबकि वरिष्ठ नेता ब्रिटिश शासन के भीतर भारत के लिए प्रभुत्व की स्थिति के पक्ष में थे, जिस कारण उदारवादी महात्मा गांधी और आक्रामक सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेद बहुत ज्यादा चढ़ गया और बोस ने साल 1939 में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने का फैसला किया, जिसके बाद उन्होंने उसी वर्ष फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। हालांकि सुभाष चंद्र बोस ने अपने पत्राचार में अक्सर अंग्रेजों के प्रति अपनी नापसंदगी व्यक्त, लेकिन उन्होंने उनके चर्चित जीवन शैली के लिए भी अपनी प्रशंसा व्यक्त की। उन्होंने ब्रिटिश लेबर पार्टी के नेताओं और क्लेमेंट एटली, हैरोल्ड लास्की, जेबीएस हॉल्डेन, आर्थर ग्रीनवुड, जीडीएच कॉल और सर स्टैफोर्ड क्रेप्स सहित कई राजनीतिक विचारों के साथ मुलाकात भी की और उन सभाओं पर चर्चा की जो एक स्वतंत्र भारत में हो सकती है। सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों का समर्थन करने के लिए कांग्रेस के फैसले का कड़ा विरोध भी किया था। फिर एक जन आंदोलन शुरू करने के उद्देश्य से बोस ने भारतीयों से उनकी पूर्ण भागीदारी के लिए आह्वान किया, जिसमें उन्होंने अपना सबसे लोकप्रिय नारा दिया, जो कि था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जिसकी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई और अंग्रेजों ने उन्हें तुरंत ही कैद कर लिया। फिर जेल में उन्होंने भूख हड़ताल की घोषणा की और जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया तो अधिकारियों ने हिंसक प्रतिक्रियाओं से डर से उन्हें रिहा कर दिया, लेकिन उन्हें अपने घर में ही नजरबंद करने का आदेश दिया गया। सुभाष चंद्र बोस के साल 1934 में की गई जर्मनी की यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात ऑस्ट्रियाई पशु चिकित्सक की बेटी एमिली शेंकल से हुई थी। सुभाष चंद्र बोस की पत्नी का परिचय बोस से एक पारस्परिक मित्र
डॉक्टर माथुर वियना में रहने वाले एक भारतीय चिकित्सक के माध्यम से हुई। फिर इसके बाद बोस ने उन्हें अपनी पुस्तक टाइप करने के लिए नियुक्त किया। जल्द ही उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और साल 1937 में बिना किसी गवाह के चुपके से उन दोनों ने शादी कर ली। उनकी बेटी के अनुसार एमिली शेकल बोस की पत्नी एक बहुत ही निजी महिला थी और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ अपने संबंधों के बारे में कभी ज्यादा बात नहीं की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस फाफ केवल 4 महीने की थी जब बोस ने उन्हें अपनी मां के साथ छोड़ दिया और दक्षिण पूर्व एशिया चली गई। तब से उनकी मां ही उनके परिवार में अकेली कमाने वाली थी। उनकी बेटी को उसके जन्म पर उसके पिता का अंतिम नाम नहीं दिया गया था और अनीता शेंकल नाम से ही बड़ी हुई थी। अनीता फाफ ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में एक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में काम किया और मार्टिन फाफ नामक व्यक्ति से शादी कर ली। 16 जनवरी साल 1941 को सुभाष चंद्र बोस अपने चचेरे भाई शिशिर कुमार बोस के साथ अफगानिस्तान और सोवियत संघ के रास्ते जर्मनी के लिए एलिगन रोड हाउस से भाग निकले। पहचाने जाने से बचने के लिए उन्होंने एक लंबा ओवरकोट और चौड़ा पैजामा पहना हुआ था। अपने भागने के लिए उन्होंने जिस कार का इस्तेमाल किया वो एक जर्मनी निर्मित वाडार W24 सेडान कार, जिसका नंबर RG नंबर BLA 7169 था, जो अब उनके एलिगन रोड हाउस कोलकाता में लोगों के देखने के लिए प्रदर्शित की गई है। जनवरी साल 1941 में सुभाष चंद्र बोस पेशावर से होते हुए बर्लिन जर्मनी पहुंचे तो उन्होंने वहां एक भारतीय सेना का गठन किया, जिसे नाजी नेता एडोल्फ हिटलर से भी काफी समर्थन मिला। फिर इस सेना के सदस्यों ने सुभाष चंद्र बोस और उनकी सेना के लिए अंतिम सांस तक लड़ने की शपथ ली। उन्होंने ये घोषणा की कि जर्मन लोग हमेशा भारतीयों के साथ हमेशा एक दोस्त के रूप में उनका साथ देगी और उनकी हर संभव मदद करेगी। नाजी पार्टी से संबंधित जर्मन सशस्त्र बलों ने भी शपथ ली कि वे हमेशा भारत और इस देश के नेता सुभाष चंद्र बोस का समर्थन करेंगे। जर्मन सशस्त्र बलों द्वारा ली गई ये शपथ जर्मन सशस्त्र बलों के लिए भारतीय सेना के नियंत्रण को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है और बोस के भारत के समग्र नेतृत्व को भी बताती है। हालांकि ये गठबंधन बहुत ज्यादा फलदायी नहीं था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने ये महसूस किया कि हिटलर सैनिकों के बजाय प्रचार जीत के लिए अपने सैनिकों का उपयोग करने की अधिक रुचि रखता है और इसके परिणाम स्वरूप जर्मनों द्वारा सैन्य मोर्चे पर इन्हें कोई सहायता प्रदान नहीं की गई। फौज के भारत वापस आने के तुरंत बाद नेताजी बोस रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। ऐसा कहा जाता है वह सिंगापुर वापस गए और दक्षिण पूर्व एशिया से सभी सैन्य अभियानों के प्रमुख फील्ड मार्शल हिसाइची तेराची से मिले, जिन्होंने उनके लिए टोक्यो जाने के लिए एक उड़ान यात्रा की व्यवस्था की। फिर सुभाष चंद्र बोस 17 अगस्त 1945 को साइगोन हवाई अड्डे से एक मित्सुबिशी की 21 भारी बम वर्षक विमान पर सवार हुए। इसके बाद अगले दिन वे ताइवान में रात में रुकने के बाद जब उनके इस विमान ने फिर उड़ान भरी, तब उड़ान भरने के तुरंत बाद ही ये बम वर्षक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चश्मदीदों की रिपोर्ट के अनुसार इस प्रक्रिया में बोस को 3rd डिग्री बर्न हुआ, जिस कारण 18 अगस्त 1945 को उनकी मृत्यु हो गई। मेजर जनरल GD बख्शी ने अपनी पुस्तक बोस द इंडियन समुराई नेताजी एंड द INA मिलिट्री असेसमेंट में ये कहा कि सुभाष चंद्र बोस की जापान से सोवियत संघ में भागने के दौरान एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। साथ ही कई जानकारों का यह भी मानना है कि जब बोस ने साइबेरिया से 3 रेडियो प्रसारण किए थे, तब इन प्रसारणों की वजह से अंग्रेजों को पता चल गया कि बोस सोवियत संघ में भाग गए थे। अंग्रेजों ने जब सोवियत अधिकारियों से संपर्क किया और मांग की कि सुभाष चंद्र बोस से पूछताछ करने की अनुमति दी जानी चाहिए, तब सोवियत अधिकारियों ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया और बोस को उन्हें सौंप दिया। फिर पूछताछ के दौरान बोस को प्रताड़ित कर मौत के घाट उतार दिया गया।
नेताजी की मौत की जांच करने वाले जानकारों को ऐसे कुछ सबूत मिले हैं जो सुभाष चंद्र बोस को गुमनामी बाबा से संबंधित करते हैं। गुमनामी बाबा ने अपना अधिकांश जीवन फैजाबाद में बिताया और उन्हें सुभाष चंद्र बोस के रूप में जाना जाता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि वो कभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी 23 जनवरी को जन्मे थे और इसलिए हर साल इस दिन को सुभाष चंद्र बोस जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में साल 2022 में 23 जनवरी को ये दिन उनके लिए 125वें जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। तो आज के एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का एपिसोड यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी की कहानी आप सबको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे एक और नई शख्सियत की कहानी लेकर यही शो पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और देश और दुनिया की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश। नमस्कार।